अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दहम जमात के साइंस दुआम का पहला सबक, उसी की एक कड़ी इर्तिखा की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे सब टॉपिक का नाम है इर्तिखा, जिसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इवोल्यूशन इर्तिखा इवोल्यूशन। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको इन सवालों के जवाब देता चलूँ कि हमारे निज़ाम इन्हिज़ाम में अपेंडिक्स इस अज़ू का क्या काम है या क्या काम में आता है। इसका फ़ेल पूछा है, काम पूछा है। तो इसका वैसे तो कोई काम नहीं है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है ऐसा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरी अपनी ये राय है कि इंसान का जो जिस्म है, ठीक है, इंसान के जिस्म के अंदर में कोई चीज़ यूं ही नहीं है, बेकार नहीं है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमें और थोड़ी तहकीक करने की ज़रूरत है इस चीज़ के ताल्लुक़ से, अपेंडिक्स के ताल्लुक़ से। अगरचे कि साइंस में अपना नज़रिया रखा है कि कई साइंसदानों ने अपना नज़रिया रखा है कि अपेंडिक्स या अज़ू का कुछ ज़्यादा कुछ काम नहीं है, ठीक है। अगर हम इसका जवाब ही समझेंगे तो इंसानी निज़ाम इन्हिज़ाम में अपेंडिक्स नामी उज़ू कोई भी फ़ेल अंजाम नहीं देता, ठीक है। ये आसाराती या नीम इर्तिखाई उज़ू में तब्दील हो गया है, ऐसा साइंस का मानना है, नज़रिया है। लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि अपेंडिक्स पर थोड़ी रिसर्च होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि जो अब स्टूडेंट देख रहे हैं, वो जब मुस्तक़बिल में डॉक्टर बनेंगे, वो इस अपेंडिक्स के बारे में सोचे। रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स जो रिसर्च करेंगे बायोलॉजी को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के, और अपेंडिक्स जैसे टॉपिक से वो अगर गुज़रें या उनकी तबीयत का मैलान है कि ये चीज़ पर तहक़ीक़ हो, तो मैं समझता हूँ कि इसके बारे में तहक़ीक़ करना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ बेकार नहीं कुदरत के कारखाने में। लिहाजा अपेंडिक्स भी कुछ ना कुछ काम में तो आ सकता है। खैर, जवाब तो ये है कि अपेंडिक्स नामी उज़ू कोई भी फ़ेल अंजाम नहीं देता, फ़िलहाल दहम जमात के लिए ये जवाब। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, हमारी अक़लदाड़ क्या वाकई ग़िज़ा चबाने में मदद करती है? तो हमारी जो अक़लदाड़ है वो ग़िज़ा चबाने में मदद नहीं करती। ये भी नीम इर्तिखाई उज़ू की हैसियत से जानी जाती है, ठीक है। डायनासोर जैसे खवीउल जुस्सा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी बड़े खवीउल जुस्सा, जिनका जो जिस्म है बहुत ज़्यादा बड़ा, वसी व अरीज़ जिसको कहेंगे, जानदार, ज़मीन पर क्यों नापीद हो गया, यानी गायब क्यों हो गया, ये पूछा गया है। तो डायनासोर के बारे में ये नज़रिया है कि जिस माहौल में अपनी वो बक़ा के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, तो वो स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने कभी भी अपने आप को उस माहौल के मुताबिक ढालने की कोशिश नहीं की। तो ये पॉइंट नोट करना चाहिए, हमें भी इससे सबक सीखना चाहिए, इस चीज़ से, ये इस जुमले से, कि हमें इंसानों को भी डे टू डे लाइफ में भी जद्दोजहद करना बेहद ज़रूरी है, ज़िंदगी के अंदर में भी। ये थोड़ा मैं टॉपिक से हट के बता रहा हूँ, ज़रूरी है, जद्दोजहद करना चाहिए, अपनी बक़ा के लिए हो या किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए हो, सक्सेस के लिए हो, ठीक है, करना चाहिए। ये एक मोटिवेशनल बात भी है। तो वह ये कि डायनासोर्स अपनी बक़ा के लिए जद्दोजहद नहीं कर पाए सही से, उन्होंने कभी भी अपने आप को उस माहौल के मुताबिक ढालने की कोशिश नहीं की, जैसा माहौल था उस हिसाब से नहीं ढले, या माहौल के मुताबिक आगे नहीं बढ़े, उन्होंने माहौल से तवाफ़ुक़ पैदा नहीं किया, ठीक है। मुताबिक़त पैदा करना होती है, ठीक है, माहौल के साथ मुताबिक़त जो पैदा कर सकते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं। इस वक्त ज़मीन पर बर्फ़ानी
अहद की शुरुआत हो चुकी थी, यानी कि बर्फ़बारी थी, यानी बर्फ़ का ज़माना जिसे कहेंगे, जिसके सबब ये सोचा जाता है, ये माना जाता है कि रूए ज़मीन पर ग़िज़ाई अशिया की किल्लत पैदा हो गई, यानी खाने पीने की चीज़ें ख़त्म होने लगी। भुखमरी उनके ख़ात्मे की एक अहम वजह समझी जाती है। तो एक दीगर नज़रिया ये भी है, उसके मुताबिक ये बताया जाता है कि एक शहाब साक़िब के वजह से ज़मीन से जब वो टकराया तो ज़मीन के ख़श्र में होने वाली हादिसाती तब्दीलियों की वजह से डायनासोर्स जैसा ख़वीउल जुस्सा जानदार ज़मीन से ख़त्म हो गया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, कुछ हैवानात और परिंदों की कई किस्में क्यों ख़त्म हो रही हैं? अब ये आजकल की बात है कि माहौल में जो मुसलसल और तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही हैं, जो ऐसी तब्दीलियाँ हैं जो मवाफ़िक़ नहीं हैं, उनके मुताबिक नहीं है, नामवाफ़िक़ हैं, और जिसकी वजह से जानवरों में और परिंदों की कुदरती मस्कन किसे कहते हैं? देखो, ये चौथे सवाल का जवाब, मस्कन किसे कहते हैं? रहने की जगह को कहते हैं। तो मस्कन को शदीद ख़तरा लाहक हो गया। जैसा हम इंसान ये सोचते हैं कि रोटी कपड़ा मकान हमारी बुनियादी ज़रूरत है, हम अपने घर में सेफ़ महसूस करते हैं, तो जब जानवरों को, परिंदों को, उनके मस्कन को, जहाँ वो रहते हैं, ख़तरा लाहक हो गया, इंसान अपनी तरक्की के लिए जब बुलंदो बाला बिल्डिंगें तामीर करने लगा, यानी कि माहौल के अंदर में तब्दीली आने लगी। ठीक है, नामवाफ़िक़ तब्दीलियाँ होने लगीं, आलूदगी हो गया, फिर उसके अलावा आबो हवा में तब्दीली हो गई और गाँव से देहात से शहर बनने लगे। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से लगातार जब इसका इजाफ़ा हुआ तो ये वो असबाब हैं जिनकी वजह से जानवरों और परिंदों के लिए ग़िज़ा की किल्लत और उनकी रिहाइश का ख़ात्मा होता रहा। जब देखो खाना न मिले, ब्रेड एंड बटर ना हो और रहने का कोई ठिकाना ना हो, तो ऐसे में हैवानात, परिंदे वो क्या ही करेंगे, जहाँ इंसान भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हैवानात और परिंदों की कई अनवा ख़त्म हो रही हैं। इसके अलावा खिलाफ क़ानून शिकार और ज़िंदा जानवरों को पकड़ने की कोशिश, ठीक है, परिंदों की कई अनवा उसकी वजह से ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, तो ये रही चंद सवालात के जवाबात। हम इसको शॉर्ट में, मुख्तसर में ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। इर्तिक़ा किसे कहते हैं? इसमें जाने से पहले एक चीज़ ये भी समझ लें कि नू किसे कहते हैं। नू, पिछले वीडियो में मैंने बताया था नू के माने क्या हैं। स्पेसिस कहते हैं नू यानी, और ये आगे आएगा। ठीक है, इर्तिक़ा के अंदर में आएगा स्पेसिस, नू, नून वाव ऐन नून, नून वाव ऐन नू। ठीक है, नू यानी स्पेसिस। तो कुदरती बारावरी के ज़रिए बारावर नस्ल तैयार करने की सलाहियत रखने वाले जानदारों के ग्रुप को नू कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन को अच्छी तरह जहन में रखें और फिर जब नू के बारे में आएगा तो आपको ये डेफिनेशन सोचते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ इर्तिक़ा से। इर्तिक़ा क्या है, किताब के हवाले से या दरसी किताब की रोशनी में हम देखेंगे। इर्तिक़ा यानी मरहलावार तरक्की। ठीक है, मरहलावार यानी स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट, तरक्की। ठीक है, ये अमल बहुत ही सुस्त रफ्तार और जानदारों की तरक्की ज़ाहिर करने वाला है। ये कैसा है अमल कि जानदारों की तरक्की ज़ाहिर करने वाला है, डेवलपमेंट ज़ाहिर करने वाला है, लेकिन ये सुस्त भी है, सुस्त रफ्तार अमल है। कौन सा अमल? इर्तिक़ा का। और इसकी एक ख़ास डेफिनेशन आगे आएगी नज़रिए इर्तिक़ा के अंदर में कि मुख्तलिफ़ तश्कीली व अफ़ाली खुसूसियत के हामिल मुअर्रिस से नबातात और हैवानात में बतदरीज तरक्की इर्तिक़ा कहलाता है। ठीक है, इस डेफिनेशन को बार बार सुनो, समझ में आ जाएगी, याद भी हो जाएगी। ठीक है, असल डेफिनेशन उसकी ऐसी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। इर्तिक़ा के ताल्लुक़ से खला में मौजूद सैयारों से लेकर ज़मीन के जानदारों में आई तब्दीली तक कई मराहिल पर गौर करना ज़रूरी है। तो इस लाइन में ये कहा जा रहा है कि खला में मौजूद सैयारों, खला एक वसी टर्म है। ठीक है, स्पेस, जिसमें बहुत सारे फलकी अजसाम हैं, जिसका एक छोटा
छोटी सी बॉडी जिसको बोलेंगे फल की बॉडी जिसको बोलेंगे हम, सूरज है, ज़मीन है, कई ऐसे, ठीक है। तो ये कैसे वजूद में आए होंगे, ये एक तजस्सुस वाला सवाल है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी जिसको कहेंगे हम, बिग बैंग, ज़बरदस्त धमाका, इसको आप इंटरनेट से जान कर लें, ठीक है। टाइप करें, मालूमात निकालें कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। कहते हैं बहुत साल पहले, करोड़ों साल पहले, यानी जब ये दुनिया बनी तब एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त धमाका हुआ और फिर उसके बाद ये दुनिया वजूद में आई। तो ये इसको इंटरनेट से हासिल करना इस चीज़ को, क्योंकि इंटरनेट कहीं ना कहीं मेरा दोस्त भी है और मेरा दुश्मन भी है। अगर सही से अगर हम इस्तेमाल नहीं करते तो वो दोस्त के अलावा दुश्मन हो सकता है, ठीक है। दोस्त के रूप में दुश्मन भी हो सकता है। लेकिन अगर हम वाक़तन इंटरनेट किसी भी चीज़ का अगर हम एतदाल के साथ और सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत अच्छा दोस्त साबित हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए। और पॉजिटिव उसके थॉट्स को लें, उसकी निगेटिविटी को छोड़ करके पॉजिटिविटी की तरफ अगर हम आगे बढ़ें, क्योंकि हर तरह का मवाद इसमें मौजूद है, हमें अच्छा अच्छा मवाद लेना है, ठीक है। जैसे हम कहते थे कि साइंस रहमत भी है और जहमत भी है, उसी तरह इंटरनेट भी रहमत भी है और जहमत भी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो लेकर ज़मीन के जानदारों में आई तब्दीली तक कई मराहिल पर गौर करना ज़रूरी है। तो ये एक बहुत बड़ा वसी कंसेप्ट है और ये बहुत सोच पर मबनी है। देखो एक चीज़ है कि अपना अपना नज़रिया है, मेरी सोच मेरे मेयार की होगी, आपकी सोच आपके मेयार की होगी, तो साइंसदान की सोच उस साइंसदान के मेयार की होगी। उसने अगर बायोलॉजी के हिसाब से सोचा होगा, उसने अगर जूलॉजी के हिसाब से सोचा होगा, उसने अगर फिज़िक्स के हिसाब से सोचा होगा, किसी ने अगर कीमिया के हिसाब से सोचा होगा, तो उसकी अपनी एक सोच होती है, उसका एक नज़रिया है, वो एक प्रोसेस ऑफ थॉट है जिसको यहाँ पर रखा गया। इसी तरह इर्तिखा का नज़रिया है जिसको रखा गया है चार्ल्स डार्विन के ज़रिए से या जेन बाप्टिस्ट लमार्क के ज़रिए से या किसी और के ज़रिए से। आपके इस सबक में तो दो साइंटिस्ट के नाम हैं जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुदरती इंतखाब के नज़रिए के मुताबिक जानदारों की इम्तियाजी खसूसियत कई नस्लों तक तब्दीली के मराहल से गुजरने के बाद जिस अमल की वजह से नया जानदार वजूद में आता है इसे इर्तिखा कहते हैं। इसमें एक डेफिनेशन रखी गई है कि कुदरती इंतखाब के नज़रिए के मुताबिक, यानी ये एक नज़रिया है। कौन सा है कुदरती इंतखाब का नज़रिया? है जानदारों के इम्तियाजी खसूसियात कई नस्लों तक तब्दीली के मराहल से गुजरने के बाद, ठीक है। बहुत सारे ऐसे तब्दीली के मरहले हैं, स्टेप बाय स्टेप्स हैं, ठीक है। उसके बाद जिस अमल की वजह से जो भी प्रोसेस होता है उसके बाद नया जानदार वजूद में आता है उसे इर्तिखा कहते हैं, ठीक है। ये डेवलपमेंट हो गया, ये चेंज हो गया, ये इस तरह से तब्दीली हुई। इसको आगे और भी अच्छा हम समझेंगे जब साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो शक्लों के ज़रिए से हम सही से समझेंगे। तकरीबन 3.5 अरब साल पहले, ठीक है, ज़मीन पर किसी भी जानदार का वजूद नहीं था। ये नज़रिया है। हाँ, अब आप बोलेंगे कि तकरीबन 3.5 अरब साल पहले कौन ऐसा हिस्ट्री लिखने वाला था जिसने देखा फिर लिखा फिर अभी तक वो सलामत है? तो ऐसा नहीं है बच्चों कि ये इस तरह से है कि एक ख्याल है, एक नज़रिया है, ठीक है। तो 3.5 अरब साल पहले ज़मीन पर किसी भी जानदार का वजूद नहीं था, ठीक है। ये इस तरह से माना गया। अब मैं इसको सही से थोड़ा एडजस्ट करता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है। 3.5 अरब साल पहले ज़मीन पर किसी भी जानदार का वजूद नहीं था। हयाती ज़िंदगी के आगाज़ में बहुत ही सादा माया तैयार हुआ। अब जब ज़िंदगी की शुरुआत हुई तो एक सादा माया तैयार हुआ, ऐसा माना गया। फिर इसमें से नामियाती और गैर नामियाती सादा मुरक्कबात तैयार हुए होंगे, पक्का हो गए नहीं, हुए होंगे। आहिस्ता आहिस्ता फिर पेचीदा मुरक्कब जैसे प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड बने होंगे। न्यूक्लियोटाइड मैंने बताया था, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड जिसमें हम जीन के अंदर में देखे थे ना, ठीक है। उसी तरह से एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन और यूरासिल, थायमाइन, ये सब देखे थे ना। यूरासिल हमने इसमें देखा आरएनए में, और
थायमाइन जो है डीएनए के अंदर में था। तो न्यूक्लियोटाइड वो याद कर लो, ठीक है, प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड बने होंगे। इसी तरह मुख्तलिफ नामियाती व गैर नामियाती सादा मरकबात के मिलाप से बुनियादी खलिया तैयार हुआ होगा, यानी पहला एक हुआ होगा बुनियादी खलिया, यानी सेल तैयार हो गया, ठीक है। अभी अभी तो जीन बनना था, फिर उसके बाद खलिया बनना है। अब पूरा खलिया बना तो उसके अंदर में खलिए को, मैं इससे पहले के जो वीडियो है आप उसमें अच्छी तरह देख लीजिए, खलिए का मैंने हैवानी खलिया बताया किस तरह से होता है। तो उसके अंदर में पूरे गोल्जी अज़ाम, राइबोसोम, वो तमाम नाम हैं, आप देख लीजिए। तो पहला खलिया बुनियादी खलिया तैयार हुआ होगा। और सेल कैसा होता है, डिवीजन करते जाता है, बढ़ता जाता है, इस तरह से है। अतराफ के कीमियाई महलूल से मिलकर उनकी तादाद बढ़ गई होगी। तो तादाद खलिए की बढ़ी कैसे, कीमियाई महलूल से बढ़ी, ठीक है। ये बात को अच्छे से समझ के ये पॉइंट को लिखना है, कीमियाई महलूल से मिलकर तादाद बढ़ गई होगी। फिर खलियात में कुछ फ़र्क वाक़ हुआ होगा, ये भी सोच है, ठीक है, फ़र्क वाक़ हुआ होगा, क्योंकि अलग अलग खलियात बनना है ना। जर्म सेल बनना है, फिर सोमैटिक सेल्स बनना है, सोमैटिक खलिए बनना है, इस तरह से रूट खलिए बनना है, ताकि तब जाके तो वो फिर सही से बनेगा, ठीक है। मिलकर उनकी तादाद बढ़ गई होगी, खलियात में कुछ फ़र्क वाक़ हुआ होगा, और कुदरती इंतखाब के नज़रिए के मुताबिक कुछ जानदारों की नशोनुमा अच्छी तरह हुई होगी, जबकि जो जानदार अपने अतराफ़ के माहौल से, देखो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जो जानदार अपने अतराफ़ के माहौल से हम आहंग किसे कहेंगे, हम आहंग यानी मुताबिकत रखना, ठीक है। जो जानदार अपने अतराफ़ के माहौल से हम आहंग न हो सके, वो क्या हो गए, यहाँ पर ख़त्म हो गए होंगे। होता यही है, बका के लिए हमें लड़ना पड़ता है, ज़िंदगी एक जंग है, स्ट्रगल, वी कम हियर फॉर स्ट्रगल, ऐसा किसी ने कहा, ठीक है। तो वो बात मुझे याद आ रही है, ठीक है। और ज़िंदगी के अंदर में मुसलसल हमें जद्दोजहद करना पड़ता है, और हमें माहौल से हम आहंगी भी रखना पड़ता है, ताकि हम एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फ़लसफ़े की तरफ न जाते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फ़िलहाल ज़मीन पर नबातात और हैवानात की करोड़ों किस्में हैं। शक्ल और हालत के लिहाज से उनकी अपनी अपनी खुसूसियात हैं। मालूमात दी गई हैं, जस्ट इसको सुनना है, समझ के लेना है। खुर्दबिनी यखलवी अमीबा, एक खलवी क्या है, अमीबा है, पैरामीशियम है, उससे लेकर सबसे बड़ी देव हैकल जिसको कहेंगे, बहुत बड़ी, जिस अगर बोलना है तो देव हैकल बोलते हैं। ये कोई हैकल या देव हैकल कुछ ऐसा नहीं है, बल्कि इसके मीनिंग होते हैं बहुत बड़ी, सबसे बड़ी, अगर कोई ऐसा बोलते हैं ना, वो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया। व्हेल मछली यानी पानी का जानदार, ठीक है। एक मछली हम समझ लेंगे, छोटी सी एग्जांपल ले लेंगे, मछली, ठीक है, व्हेल मछली तक उनकी वसत है, ठीक है। यहाँ तक बात अच्छे समझ में आ गई। नबातात में यह खलवी क्लोरेला, ठीक है, नबातात उसके अंदर में, अब ये नबातात ये हो गया था, हैवानात ये नबातात से, क्लोरेला से बुलंदो बाला बरगद का पेड़ देखा है आपने, है ना, कितना ज़बरदस्त होता है। तो बरगद के दरख्त तक बेशुमार नबातात की किस्में ज़मीन पर दिखाई देती हैं। ज़मीन पर चारों तरफ ख़त इस्तवा से लेकर दोनों खुतबैन तक जानदार नज़र आते हैं। खुतब शुमाली, खुतब जनूबी, याद करो जोग्राफिया के अंदर में, ख़त इस्तवा, ख़त जद्दी, ख़त सरतान, ठीक है, याद आ रहा है ज़मीन के अंदर में ग्लोब मैप, ठीक है। तो हाँ, तो खुतबैन तक जानदार नज़र आते हैं। हवा, पानी, ज़मीन, चट्टान, हर जगह जानदार मौजूद हैं, ठीक है। तो ये जुमला लिखना आसान है, हवा, पानी, ज़मीन, ठीक है, हर जगह जानदार मौजूद है। क़दीम ज़माने ही से, कहाँ से, क़दीम ज़माने ही से दिख रहा है कि ये, ओके, ठीक है, कहाँ पर है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ज़मीन पर चारों तरफ ख़त इस्तिवा से लेकर दोनों खुतबैन तक जानदार नज़र आते हैं। हवा, पानी, ज़मीन, चट्टान, हर जगह जानदार मौजूद हैं। क़दीम ज़माने से ही इंसान को ये तजस्सुस रहा है कि ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ, आखिर ज़िंदगी हुई तो कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है।
ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी कैसे आगाज़ हुई, इस चीज़ के बहुत सारे ख्यालात तजस्सुस हुए। सोचा गया कि ज़िंदगी भी क्या है। यहाँ पर किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि ज़िंदगी क्या है, अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, फिर मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। ठीक है, यानी सोचने वाली बात यह है कि तजस्सुस रहा है इंसान को कि ज़िंदगी और ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ, और उसमें इतना तनु कहाँ से आया है, रंगारंगी कहाँ से आई, फ़र्क कहाँ से आया, एक जैसापन भी कैसा आया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इंसान के जहन में चलती रहती हैं। जब वो आसमान का मुशाहिदा करता है तो आसमान के बारे में सोचने लगता है, ज़मीन की तरफ देखता है तो वो ज़मीन का मुशाहिदा करता है। मुशाहिदे करने वाली सिफत इंसान के अंदर में है। जानदारों की इब्तिदा और उनमें तरक्की पर आज तक मुख्तलिफ नज़रियात क़ायम किए गए। ठीक है, इनमें जानदारों का इर्तिक़ा या जानदारों की मरहलावार तरक्की, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट, इस नज़रिए को तमाम लोगों की क्या है, हिमायत हासिल है। हर एक ने इसको कहा कि ठीक सही है। ठीक है, तो अब हम उसके दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। यहाँ पर इंटरनेट मेरा दोस्त, ये मैंने बताया बिग बैंग थ्योरी, और इसको मालूमात लो क्योंकि ये टॉपिक बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं इस टॉपिक को छोड़ करके आगे बढ़ता हूँ। इससे पहले थोड़ा बताया तारीख के झरोके से अगर हम पीप करके देखें, तारीख के अंदर में झांक कर देखें तो क्या जानदारों की दुनिया के वजूद में आने से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मज़हब परस्तों और उसूल पसंदों ने अपना अपना नज़रिया ज़ाहिर किया है। ठीक है, हिंदुस्तानी, चीनी, रोमन और यूनानी जैसे तमाम ही मज़हबों में दुनिया के वजूद से मुताल्लिक़ गहराई से गौर व खौज़ किया गया होगा। सितारे, सय्यारे, अनासिर, तरकीबी और जानदार की दुनिया वग़ैरह से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात इन तमाम तहज़ीबों ने नज़्म, नस्र और कहानी व नावलों की शक्ल में तहरीर की है। जैसे मैंने शेर बताया ना नज़्म का, जैसा ज़िंदगी क्या है, अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो ज़िंदगी मौत का फ़लसफ़ा था। ठीक है, तो बहुत सारी इस तरह से तजस्सुस रहा है इंसान को, और हर लेवल में, हर शोबे में इंसान ने उसके सवालात और जवाबात देने की कोशिश की है। ठीक है, अब उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम, नज़रिए इर्तिक़ा। ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो इस पे जाने से पहले इसको थोड़ा सा सम अप कर देते हैं पॉइंट को। किस तरह से करते हैं, देखो कि इर्तिक़ा क्या है। इर्तिक़ा यानी मरहलावार तरक्की है। ठीक है, ये सुस्त रफ्तार और जानदारों की तरक्की ज़ाहिर करने वाला है। खला में मौजूद सैयारों से लेकर ज़मीन के जानदारों में आई तब्दीली तक कई मराहिल पर गौर करना ज़रूरी है। ठीक है, अब उसके चंद पॉइंट मैं यहाँ पर रख रहा हूँ आपके सामने, ये देखो। ठीक है, ये जो मैंने प्रिपेयर किया आपके लिए, एक तवील अरसे तक जानदारों में होने वाली बतदरीज तब्दीलियों को इर्तिक़ा कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे जहन में रखना। इर्तिक़ा की वजह से जानदारों की नई अनवा वजूद में आती हैं। ठीक है, इर्तिक़ा की वजह से क्या होता है, जानदारों की नई नई किस्में वजूद में आती हैं। फिर जानदारों की कई नस्लों में उनकी इम्तियाज़ी खसूसियात, यानी इम्तियाज़ जिसमें हम फ़र्क वाज़े कर सकना कि इसमें ये है उसमें वो है। ठीक है, इस तरह से आँखें जैसे इंसान की सामने हैं और मुर्ग की कैसे हैं, साइड में हैं एक तरफ, यानी लेफ़्ट एंड राइट। जैसे इंसान फेस सामने दोनों आँखों से देख सकता है, वैसे वो नहीं देख सकता। ठीक है, मुर्गी वगैरह। ठीक है, तो ये मिसाल के तौर पर खुसूसियात। ठीक है, में मुसलसिल तब्दीलियाँ होती हैं जिसकी वजह से नए जानदारों का वजूद होता है। तो नए जानदारों का वजूद होता है तकरीबन 3.5 अरब यानी बिलियन साल क़ब्ल। ठीक है, 1 मिलियन कहते हैं 10 लाख। ठीक है, बिलियन 3 अरब। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद अरब। ठीक है, तो ये बिलियन साल क़ब्ल ज़मीन पर किसी भी जानदार का वजूद नहीं था, ये ऐसे माना जाता है।
इसके बाद दर्जेल तदरीजी अमल के मरहलों के मुताबिक ज़मीन पर हयाती ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। तदरीजी अमल हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि या आप इसको फ़्लो चार्ट समझ लो ना, ठीक है। फ़्लो चार्ट, या फिर अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो ये फ़्लो चार्ट बन जाएगा, फ़्लो चार्ट की तरह। पहले सादा अनासिर बने होंगे, उसके बाद नामियाती और गैर नामियाती सादा मुरक्कबात बने होंगे, ठीक है। उसके बाद पेचीदा और नामियाती मुरक्कबात जैसे प्रोटीन। पेचीदा नामियाती मुरक्कबात में क्या एग्जांपल ले रहे हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बने होंगे। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के नामियाती और गैर नामियाती मुरक्कबात का आमेज़ा बना होगा, ठीक है। पहले मुरक्कबात, फिर उसके बाद आमेज़ा बना होगा। फिर उसके बाद खलियात की पहली गैर तरक्की याफ्ता किस्म बनी होगी। क्या हुई, खलियात की पहली गैर तरक्की याफ्ता, जिसमें तरक्की नहीं थी, पूरी एक साथ तो तरक्की नहीं हो सकती, तो गैर तरक्की याफ्ता और वो किस्म बनी होगी। फिर आतराफ़ के कीमियाई मुरक्कबात के मिलने के अमल से कीमियाई मुरक्कबात, ठीक है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है ना, मुरक्कबात के मिलने के अमल से खलियात की तादाद में इजाफा हुआ होगा। जो खलियात है वो बढ़ गए होंगे, एक खलिए से कई खलिए हुआ होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। फिर अव्वलीन ज़ीरू का पैदा होना, यानी फिर एक जानदार वजूद में आ गया। इस तरह से एक ये नज़रिया है, ठीक है। तो ये इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। और ये अमल को हम क्या बोलेंगे, कौन सा अमल बोलेंगे, ये किस तरह से है, ये तदरीजी अमल है। तदरीजी अमल का खाका आप देख लो बार बार रिपीट करके और समझने की कोशिश करो, ठीक है। तब हम आगे बढ़ते हैं नज़रिए इर्तिक़ा की तरफ। नज़रिए इर्तिक़ा यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो टाइम तो हो रहा है यार फास्ट, ठीक है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इस नज़रिए के मुताबिक पहला हयाती मादा समंदर में पैदा हुआ होगा, ठीक है। अभी हमने देखा कि अव्वलीन ज़ीरू का पैदा होना, तो मान लो कि वो समंदर के अंदर में पैदा हुआ। तवील मान लो, मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हुआ ही है, नहीं, बस मान लो, फ़र्ज़ करो, जिसे हम मैथमेटिक्स में कहते हैं सपोज दैट, फ़र्ज़ करो समंदर में पैदा हुआ होगा। तवील मुद्दत के बाद इस मादे से यक खलवी जानदार की पैदाइश हुई होगी। इस यक खलवी जानदार में मरहलावार तब्दीली हुई, जिसके नतीजे में बड़े और खवी जानदार वजूद में आए होंगे, ठीक है। आए यहाँ पर लिखा हुआ है। ये तमाम तब्दीलियाँ आहिस्ता आहिस्ता और बतदरीज होती रहीं, स्लोली एंड ग्रेजुअली तब्दीली होती रही, ठीक है, बतदरीज होती रही। इस तरक्की में तब्दीली का वक्फा तकरीबन 300 करोड़ साल पर मुहित है, घेरा हुआ है, ठीक है। जानदारों में ये तब्दीली वो तरक्की हमा जहत है, ठीक है, और हमा सिमती, यानी हर डायरेक्शन में है, हर तरफ है ये, ठीक है, हर सिमत में, हमा सिमती। और इससे बेशुमार किस्म के जानदार वजूद में आए। इसलिए इन तमाम अफ़आल को मरहलावार तरक्की या इर्तिक़ा कहते हैं, जो मुनज़्ज़म इर्तिक़ा है। अब यहाँ पर ये जो डेफिनेशन मैंने पेंसिल से टिक मार्क करके रखा है, ये ख़ास आपके लिए, कि अगर एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाए इर्तिक़ा किसे कहते हैं, डिफ़ाइन द इवोल्यूशन, देन यू कैन राइट दिस, कि मुख्तलिफ़ तश्कीली व अफ़आली खुसूसियात, काम करने वाली फ़ेल अफ़आल, ठीक है, खुसूसियात के हामिल मुअर्रिस से नबातात और हैवानात में बतदरीज तरक्की इर्तिक़ा कहलाता है, ठीक है। ये अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। इर्तिक़ा के सबूत, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, इर्तिक़ा के सबूत। तो उससे पहले, जाने से पहले हम ये देखेंगे नज़रिया इर्तिक़ा के कुछ पॉइंट्स, जिसको 4-5 पॉइंट या में बना के मैं बता रहा हूँ। देखो, गौर से सुनो, पढ़ने जा रहा हूँ। करोड़ों साल पहले, कब, करोड़ों साल पहले, यानी करोड़ों साल कब्ल, पहले को कब्ल लिखेंगे, पहला हयाती मादा समंदर में पैदा हुआ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तवील मुद्दत के बाद इस मादे से मरहलावार या कलवी जानदारों की पैदाइश हुई। उसके बाद लिखेंगे तकरीबन 300 करोड़ साल के वक्फे के दौरान या कलवी जानदारों में बतदरीज और धीमी रफ्तार से तब्दीलियाँ वक़ू हुईं,
जिसके नतीजे में बड़े और ज़्यादा पेचीदा और मुतन्नु, ठीक है, जिसमें फ़र्क होता है, तनु होता है, कसीर कलवी जानदार वजूद में आए। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट लिखेंगे, जानदारों में ये तब्दीली व तरक्की हमा जहत और हमा सिमत, ये लफ्ज़ लिखना ज़रूरी है। ठीक है, हर डायरेक्शन में हुई और हर किस्म की हुई। ठीक है, इससे बेशुमार किस्म के जानदारों का इर्तिक़ा हुआ। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट अगर लिखेंगे तो मैं समझता हूँ नज़रिया इर्तिक़ा के बारे में बहुत कुछ आप अपने ज़ुबान में लिख सकते हैं, समझे हैं तो। और ऑर्गेनाइजेशनल इवोल्यूशन, मुनज़्ज़म इर्तिक़ा किसे कहते हैं? एक तवील अरसे के वक्फ़े में नबातात और हैवानात में होने वाली मरहला वार तरक्की याफ्ता नशोनुमा को मुनज़्ज़म इर्तिक़ा कहते हैं। ठीक है, और इर्तिक़ा किसे कहते हैं? इवोल्यूशन मुख्तलिफ़ अशकाल और अफ़आल के हामिल मुअर्रिस से पैदा होने वाले हैवानात और नबातात की बतदरीज बालिदगी को इर्तिक़ा कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इर्तिक़ा यानी इवोल्यूशन। ठीक है, इर्तिक़ा इवोल्यूशन ये समझ में आ गया। इर्तिक़ा के सबूत, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, तो ये हम देखेंगे। और इसको कैसे देखेंगे? इर्तिक़ा के सबूत के अंदर में यहाँ पर बताया गया है कि मुंदरजा बाला, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पॉइंटर से मैं बता रहा हूँ, मुंदरजा बाला नज़रिए को इजमाली तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं, पूरी तरह से हम इस तरह से कह सकते हैं कि इर्तिक़ा एक मुसलसिल होने वाला अमल, मुकम्मिल अमल है, लेकिन इसे साबित करने के लिए सबूत दरकार हैं। ठीक है, अब सबूत दरकार हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या दरकार हैं? सबूत दरकार हैं, क्योंकि अभी तक हम मान रहे थे, इसलिए पॉइंट नंबर 1 है कि सबूत। ठीक है, तो कौन से सबूत? इर्तिक़ा के सबूत। ठीक है, शक्लियाती सबूत, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। तो पहला पॉइंट इसमें आप लिखें कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस यानी शक्लियाती सबूत। ठीक है, बोल देना ही काफ़ी रहेगा, इसमें लिखने में वक्त जा रहा है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ। अमल, दी हुई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। अब ये ऑब्जर्वेशन के लिए से हमको समझना है। देखो ये शक्लें दी हुई हैं, ठीक है, यहाँ एक डॉग है, ठीक है, ये भेड़ दिखाई दे रहा है, ये फॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, और नीचे मैंगो वगैरह जो दिखाई दे रहा है, आप देख लो इसको, शक्लियाती सबूत। इसके अंदर में हम आएंगे फर्स्ट अमल। तो दी हुई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और हैवानात की तस्वीर में पाई जाने वाली यकसानियत नोट कीजिए। ठीक है, इनकी आंखें देखिए, ये तीनों में एक जैसी दिखाई दे रही है। ये नोज़ सामने, यानी पहला जो अपीयरेंस है, जो दिख रहा है, वो एक जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कान है, तो यहाँ पर कान ये खड़े हैं, ये इस डायरेक्शन में है, लेफ़्ट टू राइट, ये ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, और ये डाउन नीचे की तरफ हैं। ये सब चीज़ों पर हमको ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, ये फॉक्स है, ये पपी है, डॉग है, ठीक है, और ये भेड़ है। तो फ़र्क देखो आप इसके अंदर में, आम है, चीकू है, ठीक है, ये सब अच्छे से देख लो। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हैवानात के मुंह की बनावट, मुंह कैसा बना हुआ है, आँखों का मुकाम, आँखें कहाँ पर हैं, नथने यानी नाक के जो 2 हल्के होते हैं जहाँ से हम सांस लेते हैं, और कानों की बनावट, जिस्म पर घने बाल वगैरह मुमासिल खुसूसियात हैवानात में नज़र आती हैं कि इन सब में कान है, नाक है, आँख है, नथने हैं। ठीक है, जबकि नबातात में पत्तों की शक्ल, निज़ाम रगियत, जब पत्तों की रगियत का निज़ाम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। पत्तों की तरतीब और डंठल वगैरह में एक जैसापन, मुमासिल कहते हैं एक जैसा, ये खुसूसियात होगी। मुमासिल के अलावा मुख्तलिफ भी देखना है, सब ऑब्जर्वेशन करना है। इन सब से ये पता चलता है कि दर्ज बाला ग्रुप मुशाबा माहौल में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए उनकी नशोनुमा कैसी है? एक जैसी है। इसलिए साबित होता है कि एक ही मौरिस से इन सब का इर्तिक़ा हुआ है। ठीक है, तो ये शक्ल देख के ये समझ में आता है, जिसको हम मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। 11th-12th में ये इस तरह से आप रखेंगे अगर साइंस सब्जेक्ट, तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस यानी जो शक्लें हैं, शक्ल देख के हमको जो समझ में आया
वो पहला सबूत था। दूसरा है तशरीही सबूत। ठीक है, तशरीही सबूत में देखो यहाँ पर बताए गए हैं तस्वीरें, इंसानी हाथ है ये। दूसरा है ये बिल्ली का हाथ, इसमें हड्डियाँ कैसी दिख रही हैं, कैसे जोड़ हैं। ठीक है, और यहाँ पर चिमगाडर का पंख है ये, और ये व्हेल मछली का जन्फा है। ठीक है, तो इनमें हड्डियों की बनावट बताई गई है। ठीक है, तो तस्वीर का मुशाहिदा करें तो एनाटॉमिकल एविडेंस हमको कैसे मिलता है, तशरीही सबूत कि तस्वीर का मुशाहिदा करें तो इंसानी हाथ, बिल्ली का पैर, चिमगाडर का पंख और व्हेल मछली के जन्फे में कोई यकसानियत नज़र नहीं आती। इसी तरह इन आज़ा का जानदारों में इस्तेमाल भी मुख्तलिफ है, इसलिए इनकी साख्त भी अलग है। ठीक है, उनका इस्तेमाल अलग है। ठीक है, इस्तेमाल यानी हम हाथ में पेन जैसे पकड़ने के लिए ले रहे हैं, ये एक इस्तेमाल। बिल्ली क्या करती है पंजे से, चिमगाडर का पंख वो क्यों इस्तेमाल करता है, उड़ने के लिए इस्तेमाल करता है, क्यों करता है। व्हेल मछली का जन्फा पानी में कौन सा काम अंजाम देता है, तैरने में उसके, ठीक है, तैरने की सलाहियत को बढ़ाता है। इस तरह से तो साख्त भी अलग है, लेकिन हर एक जानदार के उज़ू में हड्डियों की बनावट और जोड़ों में मुमासिलत नज़र आती है। ठीक है, इससे इशारा मिलता है, हमको सिग्नल मिलता है कि ये मुमासिलत, एक जैसापन उनके आबा व अजदाद के जैसी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है, इस तरह से कहा गया। अब ये दो सवाल तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जानदारों के जिस्म में मुख्तलिफ आज़ा कौन कौन से हैं, तो आला तरक्की याफ्ता जानदारों में मुख्तलिफ जिस्मानी आज़ा और उज़वी निज़ाम होते हैं। ठीक है, जो तरक्की याफ्ता जानदार होते हैं उनके अंदर में जिस्मानी आज़ा होते हैं, उज़वी निज़ाम होता है जो मखसूस काम अंजाम देता है। हर निज़ाम में ख़ास किस्म के आज़ा होते हैं, जैसे सीने के जोफ में फेफड़े और दिल होता है। सीने के अंदर में क्या होता है, दिल होता है, फेफड़े होते हैं, है ना। खोपड़ी में दिमाग होता है। खोपड़ी किसे कहते हैं, क्रैनियल कैविटी, यानी हमारे सिर के अंदर में, ठीक है, खोपड़ी उसे कहते हैं। तो उसमें मौजूद दिमाग होता है जो सख्त हड्डियों के अंदर में महफूज रखा हुआ है। और शिकम यानी पेट के जूफ में मैदा होता है जिसमें हमारी ग़िज़ा हज़म होती है, उसमें जिगर, आंतें और गुर्दे वगैरह होते हैं। ठीक है, तो जानदारों के मुख्तलिफ आज़ा ये सब हैं। ठीक है, दूसरा सवाल है, क्या जिस्म के हर उज़ू का इस्तेमाल होता है। हर उज़ू निहायत अहम होता है। मैंने बताया था अपेंडिक्स के बारे में भी, मेरा आज भी ये ख्याल है कि अपेंडिक्स भी कुछ ना कुछ काम में आ सकता है, हमें इस पर रिसर्च करना चाहिए। अलबत्ता साइंस ये कहती है कि वो अब कुछ काम में नहीं है। ठीक है, तो आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से चलें और आगे रिसर्च भी करें। हर उज़ू निहायत अहम होता है। जानदारों की बका के लिए हर उज़ू मखसूस काम अंजाम देता है। जैसे दिमाग तमाम अहम जिस्मानी काम पर काबू रखता है, इनमें हम आहंगी, कोऑर्डिनेशन पैदा करता है। दिल पूरे जिस्म में दौरान खून के लिए ज़िम्मेदार है। क्या करता है वो, प्यूरिफाइड करता है, पाक साफ़ करता है, साफ़ करता है, गंदा खून आता है, साफ़ होता है, और फिर पूरे जिस्म के तमाम हिस्सों तक, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, है ना, हम ऐसे कह सकते हैं। तो खून क्या करता है, खून फैलता है, फिरता है। ठीक है, तो दिल पूरे जिस्म में दौरान खून के लिए इस तरह ज़िम्मेदार है। फेफड़े तनफ़ुस का फ़ेल अंजाम देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, है ना, हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। अमल तनफ़ुस का काम हम अंजाम देते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और अमल तनफ़ुस दो तरह का होता है ना, एक तो ये हो गया और दूसरा सेल का, खलिए का अमल तनफ़ुस। ठीक है, तनफ़ुस, तो उसको हम फिर कभी देखेंगे या उसके लिए एक दूसरा वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। तो इस तरह जिस्म का हर उज़ू एक ख़ास और अहम काम अंजाम देता है। सिर्फ चंद आज़ा जैसे अपेंडिक्स किसी किस्म का फ़ेल अंजाम नहीं देते, ये साइंस कहता है, इसलिए मैं भी यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा यही ख्याल है, फिर एक बार मैं ये कहूँगा कि इस पर हमें और थोड़ा रिसर्च करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, आसारी आज़ा, वेस्टिजियल ऑर्गन।
तो इसमें वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर में जानदारों में तनज़्ज़ुल पजीर या देखो जानदारों में तनज़्ज़ुल ज़वाल पजीर या नामुकम्मिल नमू याफ्ता, जो मुकम्मल तौर पर जिसकी बालिदगी नहीं हुई, डेवलपमेंट नहीं हुआ, नमू नहीं हुआ, ऐसे। गैर फ़आल उज़ू, जो काम नहीं करते। हाँ ठीक है, ये काम नहीं करता, इस तरह से अपेंडिक्स काम नहीं करता, ओके ठीक है। गैर फ़आल उज़ू या हिस्से को आसारी उज़ू कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? जो काम नहीं करता तो उसको आसारी उज़ू कहते हैं। अब ये डेफिनेशन समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। तब्दील पजीर या मुख्तलिफ माहौल में ज़िंदा रहने के लिए जानदारों में अचानक कोई नया छोटा हिस्सा या उज़ू पैदा नहीं हो सकता। पुराने ही उज़ू में सिलसिलावार तब्दीली होती है। अक्सर जानदारों की जिस्मानी तश्कील एक मखसूस माहौल के लिए मुनासिब होती है, लेकिन मुख्तलिफ माहौल के लिए वो नुकसानदा हो सकती है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ माहौल अगर रहेगा तो उसके लिए वो नुकसानदा हो सकती है। ऐसी हालत में कुदरती इंतखाब के अमल से ऐसे उज़ू नापीद होने लगते हैं, ऐसा माना जाता है। ये एक उज़ू को नापीद होने के लिए हज़ारों साल दरकार होते हैं, ठीक है। कोई भी एक उज़ू गायब होने के लिए हज़ारों साल का वक्फा लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये ख़त्म होने वाले आज़ा मुख्तलिफ हालतों में मुख्तलिफ जानदारों के जिस्म में नज़र आते हैं। किसी जानदार में मौजूद ऐसा गैर फ़आल उज़ू दूसरे जानदारों में फ़आल होता है, ठीक है। एक जानदार में अगर वो काम नहीं कर रहा तो दूसरे जानदार में वो काम करता है, यानी दूसरे जानदारों के लिए वो आसारी उज़ू नहीं है। इंसानी जिस्म में मौजूद गैर फ़आल अपेंडिक्स जुगाली करने वाले और सेलुलोज को हज़म करने वाले की सलाहियत रखने वाले जानदारों के लिए फ़ायदामंद और फ़आल उज़ू है। साइंस ने ये जाना, ये माना कि अपेंडिक्स क्या है, जुगाली करने वाले सेलुलोज को हज़म करने की सलाहियत रखने वाले जानदारों के लिए ये उनके लिए फ़ायदामंद और फ़आल उज़ू है, लेकिन वो इंसान के कोई काम का नहीं है। इसी तरह इंसानों में काम के गैर मुस्तमिल उज़लात बंदरों में कान को हिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इंसान में कान होता है ना, उसको हम इरादा करके हिला सकते क्या? 100 में से 1% हिलाते होंगे आज भी, हिलाते होंगे कान अपनी मर्जी से। कुछ हरकतें करते हैं ना, तो वो हरकतें, ठीक है, बंदरों जैसी हरकतें मत करो, फिर हमको एक कमेंट मिलता है अच्छा सा, ठीक है। तो बंदरों में कान को हिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। गैर मुस्तमिल उज़लात, ठीक है। दुम गज़ा हड्डी, रीढ़ की हड्डी, उसका आखिरी मोहरा यानी उसके आखिरी हिस्सा, देखो यहाँ शक्ल में आएगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ है इसकी शक्ल, ये अपेंडिक्स की शक्ल है, जिसके पास छोटी आंत बड़ी आंत बताई गई है। ये बड़ी आंत हो गई यहाँ पर, ये छोटी आंत, और यहाँ ये हिस्सा आगे बढ़ रहा है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। ये शक्ल में बताया किताब, दरसी किताब, ठीक है। अपनी किताबें लेकर भी बैठते जाया करो। अब यहाँ पर देखो आसारी उज़ू, जिसके अंदर में कान के उज़लात बताए गए हैं। ये कान का रास्ता, उसका पिन्ना, ठीक है, सब बताया गया है। और ये आसारी उज़ू के अंदर में अकलदाड़ को बताया गया है। और दुम गज़ा, ये दुम गज़ा यहाँ पर ख़त्म हो गया, यहाँ पर उसका आखिरी मोहरा, ये इसको बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुशाहिदा करके बहस कीजिए, मुंदरजे शक्लों का बगौर मुशाहिदा कीजिए। कौन सी शक्लें? ये जो आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर एक शक्ल दिखाई दे रही है, फिर यहाँ एक शक्ल दिखाई दे रही है, ये शक्ल। तो ये क्या है? कुछ रकाज़ात हैं, कुछ जो जानदार पहले इस दुनिया में थे और उनकी ये हड्डियाँ मिली खुदाई के दौरान, ये इस तरह के स्ट्रक्चर मिले। अब यहाँ एक पॉइंट रखा गया है, मवासलाती इत्तलाती टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़। मुख्तलिफ़ हैवानात में कुछ आसारी आज़ा तलाश कीजिए, वो दूसरे जानदारों में किस तरह फ़ायदामंद फ़आल हैं मालूम कीजिए। इस ताल्लुक़ से मालूमात अपनी जमात में दीजिए और दूसरों को इरसाल कीजिए, यानी सेंड करना है मालूमात मिले तो, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, और ये चीज़ मुझे भी सेंड करना है। जैसे अपेंडिक्स का काम हुआ ना, किस में, जानवरों में फ़ायदामंद है, लेकिन इंसानों में वो फ़ायदामंद है क्या? नहीं है, ठीक है। अब रकाजी सबूत इसके बाद का टॉपिक है। टाइम कितना हो रहा है भाई? बहुत ज़्यादा हो गया, 1.25 घंटा होने आ गया, ठीक है। ये पॉइंट देखो, रकाजी सबूत, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, रकाजी सबूत, फॉसिल्स जिसमें मिलते हैं।
रकाज़ात मिलते हैं, फॉसिल्स को रकाज़ात कहते हैं। तो आपके जहन में सवाल उठता होगा कि करोड़ों साल पहले कौन कौन से जानदारों का वजूद था, है ना, ये आज किस तरह बता सकते हैं। ये राज ज़मीन के सीने में दफन है, ठीक है। यानी कि जहाँ जहाँ खुदाई हुई वहाँ से कुछ चीज़ें ऐसे इंसान को हाथ में लगे कि उससे जहन में के सवालात के जवाब भी मिलने लगे कि यार ये हड्डियाँ, ये जानदार इसमें कैसे है, इसकी बनावट देखो, ये कितना बड़ा है, ठीक है। ये सब यही तस्वीरें। सैलाब, ज़लज़ले और आतिशफ़िशां, इसको हम जोग्राफिया में पढ़ते हैं ना, आतिशफ़िशां, ज़लज़ले, सैलाब, कुदरती आफ़ात, इसको अब साइंस में भी रखा गया है। तो आफ़ात का हुस्न इंतज़ाम जैसा ऐसा टॉपिक दे करके रखा गया है कि कुदरती आफ़ात और इंसान की पैदा करदा आफ़ात, ठीक है। तो कुदरती आफ़ात में सैलाब हम पढ़ सकते हैं, ज़लज़ले क्या होते हैं पढ़ते हैं हम, फ्लड कैसे आ जाता है, अर्थक्वेक कैसे आता है, ठीक है, वोल्केनो कैसे फटता, आतिशफ़िशां जैसी आफ़तों की वजह से कसीर तादाद में जानदार दफन हो जाते हैं, मर जाते हैं और दफन हो जाते हैं, ठीक है। इन जानदारों की वजह से के जिस्म के बाक़ियात और यानी उनकी हड्डियाँ नक्श ज़मीन के अंदर महफूज होते हैं, ठीक है। अब वो ख़त्म होने के लिए गल जाना, सड़ जाना और ख़त्म हो जाना, उनका एक अरसा होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, उनके नक्श रह जाते हैं ज़मीन के अंदर में, उन्हें रकाज़ात फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। इन रकाज़ात का मुताल्ला इर्तिक़ा के मुताल्ले का एक अहम जुज़ है, ठीक है। तो ये बात अच्छे से समझ में आ रही है। तो रकाज़ात के अंदर में, फॉसिल्स में, कुदरती आफ़ात के दौरान कसीर तादाद में जानदार ज़मीन की गहराई में दफन हो जाते हैं। इन जानदारों के जिस्म के बाक़ियात और नखूश ज़मीन के अंदर महफूज हो जाते हैं, इन्हें रकाज़ात कहते हैं। और रकाज़ात का मुताल्ला इर्तिक़ा के अमल को समझने में निहायत कारआमद होता है, क्योंकि ये इर्तिक़ाई अमल के लिए बराह रास्त सबूत फराहम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जब हैवानात या नबातात मर जाते हैं तो उनमें कार्बन जज्ब करने का अमल रुक जाता है और उस वक्त से सिर्फ एक अमल C14 की तनज़्ज़ुल पज़ीरी मुसलसिल जारी रहती है। कार्बन 14, ठीक है। उसके बाद कार्बन 12, ये ताबकार न होने की वजह से मुर्दा हैवानात या नबातात में C14 और C12 का तनासुब मुस्तकिल न रहकर मुसलसिल तब्दील होता रहता है, ठीक है। तब्दील न होकर मुस्तकिल न रहकर, कांस्टेंट नहीं रहता बल्कि कंटिन्यूस चेंज होते रहता है। किसी हैवान या पौधे के ख़त्म होने के बाद का ज़माना उनमें मौजूद कार्बन 14 की फ़आलियत यानी काम करने का, ठीक है, फ़आलपन, और C12 और C14 के दरमियान तनासुब मालूम करके ज़माने की पैमाइश करते हैं, ज़माना मालूम करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको कार्बनी पैमाइश ज़मा यानी कार्बन डेटिंग कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया। उसका इस्तेमाल इल्म रकाज़ात और इंसानी नस्ल में आसारियात और रकाज़ात और दस्ती तहरीरों का ज़माना मुकर्रर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। काम क्या है वो समझ में आ गई बात। अब इसके बाद इस किस्म की तकनीक के ज़रिए रकाज़ात का ज़माना तय होता है, मुतय्यन होता है। करने के बाद उन्हें ज़माने के पैमाइश के मुताबिक एक जदवल में तरतीब देकर उस वक्त मौजूद जानदारों की मालूमात हासिल करना आसान होता है। इस तरीके से ज़ाहिर होता है कि गैर फ़िक्री हैवानात से फ़िक्री हैवानात वजूद में आए होंगे, कैसे आए होंगे, ठीक है। इसमें यहाँ एक साइंसदान हैं जिनके बारे में किताब में बताया गया है, देखो अच्छे से दिखाई दे रहा है। साइंसदानों का तारुफ, कार्बनी उम्र पैमाइशी तरीक़ा कुदरती कार्बन 14 C14, इस तरह से लिखते हैं C⁴, ठीक है, ब्रैकेट में रखा गया है, कि ताबकार शुआओं पर मुनहसर है। वेलार्ड लिबी ने ये बात 1954 में दरियाफ्त की, 1954 में, ठीक है। अब क्या चल रहा है, 2022। उसके लिए वेलार्ड को सन 1960 का इल्मे कीमिया में नोबल इनाम दिया गया, ठीक है। केमिस्ट्री में कार्बन की हम स्टडी करते हैं, कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोजन, ठीक है, सब।
इस तरीक़े से हासिल की गई मुख्तलिफ़ अशिया की उम्रें रेडियो कार्बन रिसाले में शाये की जाती हैं। तो ये रिसाला इंटरनेट पर अवेलेबल है, तो वहाँ से लेना है, यहाँ कहीं से अवेलेबल हो सकता है, तो वो लेकर के आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। फिर साथ ही साथ बाजू इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर के अंदर में आपको फिर से थोड़ा सा खुलासा हो जाएगा। ये परिंदे पुस्तानी जिसको हम कहेंगे, ये दोनों यहाँ पर बताया गया इस लेवल पर जदीद जानदारों का ज़माना ज़मीन के अंदर में तह बन गए हैं। उसके बाद नीचे की तह में रेंगने वाले जानदार जैसे सांप, और ये क्या डायनासोर्स को बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद रेंगने वाले जलथलीय इधर बताए गए हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे की लेयर में मछलियां हैं, ठीक है। और उसके नीचे लास्ट लेयर में देखो स्नेल, घेंगा है ना, और तारा मछली दिखाई दे रही है। तो क़दीम जानदारों का ज़माना ये कहलाता है। उसके बाद दरमियानी जानदारों का ज़माना और जदीद जानदारों का ज़माना, जिसमें आज भी हम खरगोश देखते हैं, आज भी हम मुर्गी देखते हैं, ठीक है। तो ये ज़मीनी सतह और रकाज़ात हम इसको कहेंगे। अब इसमें कनेक्टिंग लिंक्स कौन से हैं, दरमियानी कड़ियाँ जिसको हम कहेंगे, वो ये हैं। ये तस्वीरें देखो आप, पेरिपिटस, लिंगफिश और डिगबिल प्लेटिपस, ये नाम, ठीक है। डिगबिल प्लेटिपस, लिंगफिश और पेरिपिटस। पेरिपिटस का ये नाम बार बार आपको सुनने मिलेगा। लिंगफिश, ठीक है, लिंगफिश बोलते हैं, ये विजुअलाइज हो जाना, आपके नज़रों के सामने आ जाना। डिगबिल प्लेटिपस, इस तरह से सामने चोंच दिखाई देना, ठीक है, समझ में आए। प्लेटिपस, ठीक है। कौन से मुल्क में है ये जानदार मालूम करो, जोग्राफिया के अंदर में है ये, इसके बारे में मालूमात हैं, नवम में है, आठवीं नहीं, नवम के अंदर में है। कुछ मखसूस जानदार ये बताए गए हैं। तो प्लेटिपस के बारे में बताया गया है, और लेकिन ये कौन सा है, डिगबिल प्लेटिपस, ठीक है। इन तस्वीरों का हमको मुशाहिदा करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। दिखाई दे रहा है, ठीक है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। कुछ नबातात और हैवानात में चंद जिस्मानी निशानियां ऐसी होती हैं जिनकी बुनियाद पर उनका दूसरे दो मुख्तलिफ ग्रुपों से ताल्लुक़ जोड़ सकते हैं, यानी कुछ एक जैसी अलामतें नज़र आना, इसलिए इन्हें दरमियानी कड़ियाँ कहते हैं। मसलन पेरिपिटस में खवीउल जुस्सा जिस्म और मोटी नरम जिल्द और पिछले पैरों जैसे आज़ा नज़र आते हैं। इसी तरह इन हैवानात में जोरदार पैर वाले हैवानात की तरह सांस की नालियाँ और खुले दौरान खून का निज़ाम दिखाई देता है, ठीक है। उनको गौर करने के बाद, उनके अंदर में चेक करने के बाद, ठीक है, रिसर्च करने के बाद, इसी सबब पेरिपिटस, अनालिडा और जोरदार पैर वाले इन दोनों जमातों के दरमियान एक कड़ी की हैसियत रखता है। ठीक इसी तरह डगबिल प्लेटिपस नामी हैवान रेंगने वाले हैवानात की तरह अंडे देता है। क्या करता है ये, अंडे देता है। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये डगबिल प्लेटिपस क्या है, ये हैवान रेंगने वाले हैवानात की तरह अंडे देता है, लेकिन पुस्तान की मौजूदगी और जिस्म पर बाल होने की वजह से पुस्तानी हैवानात से अपने रिश्ते का इशारा देता है, ठीक है। लिंगफिश मछली होने के बावजूद फेफड़ों से सांस लेती है। ये फ़िश होती है, और फिश अक्सर फिश क्या करती है, मछली, लिंगफिश यानी मछली क्या करती है, कौन सा काम करती है, फेफड़ों से लेती है या फिर गलफड़ों से लेती है, तो गलफड़ों से लेती है, लेकिन यहाँ पर वो इंसान की तरह फेफड़ों से सांस लेती है, ठीक है। ये हैवान पुस्तानिये से ताल्लुक़ रखने के बावजूद रेंगने वाले हैवानात से और जल थलिये यानी जल में भी रहने वाले, पानी में भी रहने वाले और ज़मीन पर भी रहने वाले जल थलिये, मेंढक की तरह जिसको हम कहते हैं, हैवानात मछलियों की जमात से इर्तिक़ा पज़ीर होने की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। मुशाहिदा करके बहस कीजिए कि ये हालतें दी गई हैं ये जीन की, ये कई जानदारों के जिनिन की नशोनुमा की मुख्तलिफ़ हालतें दी हुई हैं, इन मराहिल का बग़ौर मुशाहिदा कीजिए। तो ये है हमारा जिनिनियाती सबूत लास्ट। इसके बाद हम दूसरा अगले लेक्चर में देखेंगे। इतना मैं पढ़ लेता हूँ। देखो इसमें ये जीन इंसान, खरगोश, गाय, इसी तरह से खंजीर, मुर्गी, केचवा, स्लेमेंडर मछली, ये तमाम बताए गए और स्टेजेस बताए गए, ठीक है। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और ये फ़ेज़ 3, ठीक है, जिसके अंदर में इंसान, खरगोश, गाय वगैरह है, ठीक है।
मुर्गी, केचुआ, सलेमेंडर मछली, ये सब, ठीक है, जिनकी मुख्तलिफ हालतें हैं ये, ठीक है। तो दाएं जानिब दी हुई तस्वीर में फ़िक्रिय हैवानात की मुख्तलिफ नस्लों के जीन का तकाबुली जायज़ा ले तो इब्तदाई मरहलों में इन जीनीन में बहुत ज़्यादा यकसानियत नज़र आती है, जबकि नशोनुमा के अगले मरहलों में ये मुमासलत कम होती जाती है। इससे ये नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं कि तमाम हैवानात का इर्तिक़ा एक ही जद से हुआ है, यानी एक ही बाप से हुआ है, पुरखे उनके सेम है, ये बताना जा रहे हैं। तो पहले स्टेज में देखो, ये जो स्टेज है इसमें सब एक जैसी तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ठीक है। जैसे ही वो थोड़ा सेकेंड फेज़ में आते हैं तो इनके अंदर में तब्दीली, चेंजेस नज़र आ रही है। तीसरे में वाज़े तौर पर समझ में आ रहा है कि ये मछली है, सैलमंडर है, ठीक है, कछुआ है, मुर्गी है ना, कछुआ कैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी तरह गाय है, खरगोश है, और यहाँ देखो, ठीक है, इंसान नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब इस वीडियो में यहीं तक। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मैं समझता हूँ कि ये रूखा सूखा मजमून थोड़ा समझ में आया होगा। सही से सवालात के जवाबात को समझ कर लेना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, उसके बाद इस पर कुछ अपने पॉइंट्स बनाना है, अपने तौर पर लिखना है। और जब हम खुद से लिखते हैं पेपर पे, तब जाके हमको जवाब देने में आसानी होती है, ठीक है। और यही मेरी गाइडलाइन रहेगी आपको कि आप इसकी खाली जगह के जो सवालात हैं उसको लेकर के एक पेपर पे लिखें, उसको तरतीब दें, फिर समझने की कोशिश करें। कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये आसान हो जाएगा। और ये अगर सबक हो गया तो कुछ एक हम लेक्चर रखते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए, ठीक है। इसी के साथ आज यहीं पर हम रुकते हैं, अलविदा लेते हैं, ठीक है। तो खुदा हाफिज़।